हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 90 तक के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो देख लिए। हम बात कर रहे थे 90 ए सेक्शन की, जिसमें हमने बताया कि 90 ए सेक्शन बहुत न्यूज में रहता है। जब भी कोई नया प्लॉट खरीदता है राजस्थान के अंदर तो पहला सवाल यही होता है कि 90 ए है नहीं है। तो ये 90 ए है क्या एक्चुअली, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। 90 ए सेक्शन जो है आपका राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। So 90A talks about agriculture land not to be used for non-agriculture purpose। मतलब कृषि भूमि को अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। और दूसरी कौन सी होती है? आवासीय। अब जैसे मान लीजिए कोई कृषि भूमि है, खेत है, उसमें अगर किसी को प्लॉट काट के, कॉलोनी काट के बेचनी है अलग अलग, तो उसके लिए उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कन्वर्ट मतलब कृषि से आवासीय कराना पड़ेगा, इसके अलावा आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो जो कन्वर्जन जो करवाते हैं वही 90A में बता रखा है। दैट नो पर्सन होल्डिंग एनी लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर किसी के पास कृषि भूमि है तो वो उसे या उसके किसी पार्ट को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। शेल यूज द सेम और एनी पार्ट ऑफ any other purpose by construction of building or therein or otherwise except with the written permission of the state government। स्टेट गवर्नमेंट की रिटन परमिशन मतलब कि उसे कन्वर्ट करा लिया हो, उसके बाद ही उसे यूज किया जा सकता है। अब इस एक्ट के अंदर ये जो धारा है 90 ए, इसके अंदर सारी बातें बता रखी हैं कि कन्वर्ट करवाना होगा, नहीं करवाए तो उसकी पेनल्टी क्या है। ये सब बातें इसे डिटेल में इसके अंदर बता रखी हैं। एनी सच पर्सन डिजायरिंग टू यूज सच लैंड फॉर अदर पर्पस, एग्रीकल्चर से अलावा किसी पर्पस के लिए यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेल अप्लाई फॉर परमिशन। परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 90 के बारे में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये और काफी न्यूज में रहता है। स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद परमिशन भी दे सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, रिफ्यूज और परमिट, और ग्रांट द सेम सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशन। और जो लैंड जिसके लिए आपने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई कि मुझे कन्वर्ट करवानी है, इज परमिटेड टू बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर, द पर्सन टू whom such permission is granted। जैसे ही किसी पर्सन को ये परमिशन मिल जाती है तो उस परमिशन को क्या करना पड़ेगा? शेल लाइबल टू पे टू द स्टेट गवर्नमेंट अर्बन असेसमेंट लिवाइड एट प्रिस्क्राइब रेट, ये टैक्स देना पड़ेगा। सच अमाउंट बाय वे ऑफ प्रीमियम एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप ध्यान रखें, एग्रीकल्चर लैंड को अगर किसी भी और पर्पस के लिए यूज करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सरकार इंक्वायरी करने के बाद रिफ्यूज भी कर सकती है, परमिट भी कर सकती है। और परमिट करने के बाद जैसे ही परमिट होगा उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को अर्बन असेसमेंट टैक्स देना पड़ेगा और अन्य अमाउंट इन द वे ऑफ प्रीमियम जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा हो, या दोनों। इफ एनी सच लैंड इज सो यूज्ड विदाउट परमिशन, अब बता रखा है कि अगर विदाउट परमिशन मतलब बिना कन्वर्ट कराया आपने उसे आवास ही बना के बेच दिया तो क्या होगा? विदाउट मेकिंग ड्यू पेमेंट, पेमेंट नहीं दिया आपने और परमिशन भी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं ली, देन द पर्सन ओरिजिनली होल्डिंग, जो खेत का मालिक था वो, और जहां उसने जिसको उसने ट्रांसफर कर दी, जिसको बेच दी, वो दोनों क्या समझे जाएंगे? ट्रेसपासर समझे जाएंगे और उन्हें वहां से निकाला भी जा सकता है एज पर सेक्शन 91 जो हम अभी देखने वाले हैं। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, अवैध ऑक्यूपेशन किसी लैंड का। डेफिनेशन एंड इमीडिएट एक्शन, a person occupying any land without lawful authority is a trespasser। बिना अथॉरिटी के, एज पर लॉ, अगर किसी ने किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है या वहां रह रहा है, मतलब बिना अथॉरिटी के एंड इन वायलेशन ऑफ लॉ, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रेसपासर। सच पर्सन शैल बी समरली इविक्टेड, मतलब वहां से उसे बेदखल किया जा सकता है बाय तहसीलदार, खुद के मोशन के ऊपर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल अथॉरिटी। अगर वो जमीन किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर में आती है तो उनकी रिक्वेस्ट पे वहां से उनको हटाया जा सकता है। और प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है। मान लीजिए वहां पे क्रॉप है, बिल्डिंग है, डिपॉजिट है, अगर रीजनेबल टाइम में आपने नहीं हटाए तो स्टेट उसे फोरफिट कर सकता है कलेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर, सब्जेक्ट टू डिमोलिशन इफ ऑर्डर्ड बाय तहसीलदार। तहसीलदार के ऑर्डर से उसको खत्म भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
पेनल्टी क्या है? पहले ऑफेंस के लिए पेनल्टी अप टू 50 टाइम्स ऑफ एनुअल रेंट और असेसमेंट। जो एनुअल रेंट असेसमेंट है उसका 50 गुना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है पहले ऑफेंस पे। सब्सिक्वेंट ऑफेंस के ऊपर क्या हो सकता है? ये जो पेनल्टी है ये तो है ही, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 3 मंथ बाय ऑर्डर ऑफ तहसीलदार। और जो आपसे पैसा लिया जाएगा पेनल्टी, उसको समझा जाएगा कि आपका लैंड रेवेन्यू बकाया था, वो सरकार ने लिया है। अपील एंड स्टे ऑफ एक्शन। अगर कोई ट्रेसपासर है वो अपील करना चाहता है तो तहसीलदार क्या कर सकते हैं? उसको बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं अपील करने के लिए। और अपील अगर फाइल की जाती है तो जो एविक्शन ऑर्डर है उसको वहीं सस्पेंड कर दिया जाएगा टिल द मैटर इज डिसाइडेड। एविक्शन प्रोसेस, बेदखल करने का प्रोसेस क्या होगा? इफ द ट्रेसपासर इग्नोर द नोटिस, ट्रेसपासर अगर इग्नोर करता है नोटिस को, फेल टू वैकेट डिपॉजिट अपेयरिंग बिफोर द तहसीलदार, डिस्पाइट अपेयरिंग बिफोर द तहसीलदार, तहसीलदार के सामने गए भी, हाँ भी बोली, बट वो जमीन को खाली नहीं कर रहे, तो क्या होगा? एविक्शन ऑर्डर किया जाएगा। पर्सनली रिमूव कर सकते हैं जाके, और किसी और को डिप्यूट कर सकते हैं तहसीलदार की उनको वहां से हटाओ। अगर वो नहीं मानते तो फिर मैजिस्ट्रेट विल एनफोर्स द एविक्शन। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट कहेंगे कि उनको वहां से हटाओ और पुलिस जाके वो काम करवा देगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइड लैंड। जो अवैध तरीके से आपने किसी जमीन पे कब्जा कर रखा है। कब्जे का मतलब यहाँ ये है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि आपने एग्रीकल्चर लैंड को किसी और यूज में ले रखा है। इन सर्टन केसेस द तहसीलदार में विद द अप्रूवल फ्रॉम द सब डिविजन ऑफिसर, एसडीओ के अप्रूवल से ट्रेस पासर को ये कह सकता है कि आप इस जमीन को खरीद लो, पेइंग द प्रीमियम फिक्स्ड अंडर सेक्शन 96, पेइंग असेसमेंट एंड पेनल्टी फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। जितने समय के लिए अनऑथराइज्ड तरीके से आप रहे हो उतना पेनल्टी आपके ऊपर, असेसमेंट आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। क्रिमिनल पेनल्टी, अब ये जो मामला है इसके क्रिमिनल पेनल्टी भी हो सकती है, मतलब इसे क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जा सकता है। कई ऑफेंस ऐसे होते हैं दोनों तरीके होते हैं, जैसे डेफेमेशन। डेफेमेशन क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। और अनलॉफुल ऑक्यूपेशन, किसी ऑफेंस को, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन के ऑफेंस को अगर क्रिमिनल कंसीडर करके उसका प्रोसिक्यूशन अभी चल रहा है, इंक्लूडिंग द फेलियर टू वेकेट आफ्टर नोटिस, तो वहां क्या हो सकता है? मिनिमम 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 20,000 रुपए का यहाँ पे फाइन लग सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नेग्लेक्ट करता है ड्यूटी को तो 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपया दोनों उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन और कोग्निजेंस कैसे होगा? किसके ऑर्डर के बाद? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी और हायर, ये क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऐसे ऑफेंस को। देन प्रायर कलेक्टर सैंक्शन चाहिए, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रोसिक्यूट करना है तो कलेक्टर का उसमें अप्रूवल चाहिए। डेफिनेशन ऑफ लैंड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जहां भी लैंड वर्ड आता है उसका मतलब है पास्चर लैंड और पब्लिक वाटर बॉडीज, लैंड अराउंड वेल, नाडी, जोहड़ और तालाब। तो 90A काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। लैंड में बी सेट अपार्ट फॉर द स्पेशल पर्पस। अब कलेक्टर साहब के पास क्या पावर्स हैं? कलेक्टर में सेट अपार्ट लैंड फॉर एनी स्पेशल पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं? किसी भी जमीन को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये जमीन किस काम आएगी? फ्री पास्चर, मतलब ये गोचर भूमि है, फॉरेस्ट रिजर्व की लैंड है, या डेवलपमेंट ऑफ आबादी, नजुल लैंड, या एनी अदर पब्लिक पर्पस और म्युनिसिपल पर्पस। ये होगी कलेक्टर साहब की पावर टू सेट असाइड लैंड फॉर द स्पेशल पर्पस। अब रोड साइड ट्रीज की बात करें, 94A, जो रोड्स हैं, सरकारी सड़कें हैं, उनके दोनों ओर जो आप ट्रीज देखते हैं उसके बारे में क्या प्रोविजन है? ऑल रोड साइड ट्रीज, किसके एक्सपेंस पे उनको वहां देखभाल की जा रही है? स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे। ऑल ट्रीज विच हैव बीन प्लांटेड एंड रेड एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल फंड, अगर ऐसा भी है तो ये दोनों ही क्या होंगे? शैल वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो में क्या बता रखा है कि जैसे रोड साइड जो पेड़ है, अरे इन पे कुछ मान लो अखरोट वगैरह कुछ लग रखा है, तो यहाँ जो जमीन है वो ये किसान इनको यूज कर सकता है। ये किस लिए? एक तरह से एनकरेज करने के लिए कि टेनेंट टू ग्रो फ्रूट ट्रीज एंड कमर्शियल ट्रीज अलोंग द रोड साइड, कि आप जब लगाएंगे तभी तो आप उसका जो प्रोड्यूस है उसको यूज कर सकते हैं। प्रोवाइजर टू दिस सेक्शन गिव एक्सक्लूसिव राइट टू द टेनेंट टू गेट प्रोड्यूस ऑफ द सच ट्रीज। देन वी हैव आबादी, आबादी एरिया, आबादी लैंड, सेक्शन 103।
नजू लैंड भी क्या होती है? आबादी लैंड होती है। आबादी एरिया, आबादी लैंड मीन्स ए पॉपुलेशन एरिया ऑफ विलेज, टाउन और सिटी एंड इंक्लूड्स the site of such village, town and city and land reserved and set apart under 92। 92 में हमने क्या देखा कि कलेक्टर साहब के पास एक पावर है कि वो किसी भी जमीन को गोचर के लिए या फॉरेस्ट रिजर्व के लिए स्पेशल पर्पस के तौर पे अलग नोटिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आबादी एंड लैंड देयर इन फॉर बिल्डिंग पर्पस। तो ये सारा क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग आबादी का मतलब है। देन वी हैव सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। अब यहां आती है सर्वे और रिकॉर्ड, मतलब सेटलमेंट ऑफिसर, सेटलमेंट कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात। प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक, सेक्शन 112। फॉर एवरी लोकल एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, जहां भी सर्वे चल रहा है, रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब बताओ मुझे, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हमने शुरुआत में इंटरप्रिटेशन में देखा था, कौन होते हैं? कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर। शैल प्रिपेयर ए मैप और फील्ड बुक फॉर ईच विलेज और पोर्शन कंप्राइजिंग सच एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वे हो रहा है, रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है, मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चल सकता है, किसी डिवीजन में चल सकता है, तो वहां पे एक मैप और फील्ड बुक बनाएंगे सभी गांव की। देन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। ये आगे देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर कंटेंट क्या होता है। ये आरएस मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया रिकॉर्ड ऑफ राइट से संबंधित। तो पहला क्या प्रिपरेशन हुई? मैप एंड फील्ड बुक। दूसरी प्रिपरेशन है रिकॉर्ड ऑफ राइट, सेक्शन 113 के अंदर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, अगेन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर shall फ्रेम फॉर ईच विलेज ए रिकॉर्ड ऑफ राइट। मतलब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सारे गांव के लिए, जो भी गांव उस सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन में आता है, उनके लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर करेंगे। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 114। द रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल कंसिस्ट ऑफ, पहला खेवट, खतौनी और ऐसी जमीन जो फ्री ऑफ रेंट और रेवेन्यू सरकार ने किसी को दे दी हो, तो इसे कहते हैं माफी रजिस्टर। इसे आप ये भी कह सकते हैं माफी रजिस्टर। और सच अदर रजिस्टर एज में भी प्रिस्क्राइब, सरकार और भी कह सकती है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये भी आएगा, बट अभी के लिए क्या है? केवट, खतौनी और माफी रजिस्टर, मतलब रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन होल्डिंग लैंड फ्री ऑफ रेंट और रेवेन्यू इन द एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन। अब बात करते हैं खेवट की। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने टीनेंसी एक्ट 1955 के अंदर पढ़ा था विश्वेदार की डेफिनेशन, जिसमें लिखा था कि अजमेर एरिया के खेवटदार भी इसके अंडर में आते हैं। अब खेवटदार मतलब एस्टेट होल्डर्स। खेवट के अंदर क्या होगा? जो खेवट होगा रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर में, दैट इज a रजिस्टर ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर इन एरिया अंडर द सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन, स्पेसिफाइंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड को शेयर। तो उनकी सारी डिटेल्स इसके अंदर खेवट में होगी। अब बात करते हैं खतौनी। खतौनी क्या होगी? दैट इज द रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन कल्टिवेटिंग और अदरवाइज होल्डिंग ऑक्यूपाइंग लैंड इन एरिया सर्वे ऑपरेशन। जहां भी सर्वे ऑपरेशन एरिया हो रहा है, उसके अंदर ये जो एस्टेट होल्डर है, इनके अलावा जो भी पर्सन, जो भी टेनेंट कल्टीवेट कर रहा है वहां पे और हैविंग होल्डिंग इन दैट एरिया, उसकी सारी डिटेल खतौनी में लिखे जाएंगे। अब खतौनी के अंदर क्या क्या डिटेल होती है ये हम देखेंगे सेक्शन 121 के अंदर। स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 121, और 121 में जो भी बता रखा है वो खतौनी में लिखा जाएगा। तो देखिए रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर ये होता है। अब बात करते हैं आगे रजिस्टर ऑफ विलेजेस 120, सेक्शन 120। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मतलब कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, shall prepare a list of all villages under survey and record operation in the prescribed form and detailing। उसके अंदर क्या क्या होगा? पहला फ्लूवल कल्टीवेशन एरिया, रिवर की वजह से कुछ चेंजेस अगर किसी एरिया में आ गए, मतलब नदी के बहाव क्षेत्र की वजह से, तो वो सारी डिटेल्स किसमें होंगी? रजिस्टर ऑफ विलेज के अंदर होगी। दूसरा प्रिकेरियस कल्टीवेशन एरिया, ऐसी जमीन जहां एग्रीकल्चर जो उपज है वो बहुत ही अनस्टेबल है, अनसर्टेन है, कहीं कम होती है कभी ज्यादा होती है, ऐसी डिटेल्स भी रजिस्टर ऑफ विलेज के अंदर मेंशन होगी। देन रेवेन्यू और रेंट डिटेल्स, अमाउंट असेस्ड ऑन द लैंड एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, कौन कौन यहाँ रेस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए और कितना अमाउंट एसेस किया है। रेवेन्यू और रेंट डिटेल्स, यहाँ दोनों में डिफरेंस आपको बता दूं रेवेन्यू और रेंट के अंदर।
देखिए हमने टीनेंसी एक्ट में भी इसको डिस्कस किया था कि जमींदारी के टाइम में जब जमींदार हुआ करते थे, तो ये जमींदार है, यहाँ ये टीनेंट है, इधर स्टेट है। तो जो जमींदार स्टेट को दिया करता था वो तो है रेवेन्यू, और जो टीनेंट जमींदार को दिया था देता था वो था रेंट। ये डिफरेंस है। अब जमींदार बीच में से हट गया तो टीनेंट रेंट और रेवेन्यू दोनों किसको दे रहा है? स्टेट को। अब जो डेमोक्रेटिक स्टेट है ना तो रेंट ले रहा है ना रेवेन्यू ले रहा है, तो ये केवल नाम के रह गए हैं। कोई किसी तरह की लगान यहाँ पे नहीं ली जा रही है। हाँ, जब ये टीनेंट किसी को ट्रांसफर करता है तब उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी वगैरह ये सब तो चलता ही है। एग्जेम्प्टेड एंड मॉडिफाइड रेवेन्यू लैंड, लैंड विद होली और पार्शली रिलीज्ड, रिमिटेड, असाइंड और कंपाउंडेड रेवेन्यू रेंट, ऐसी जमीन जिसके ऊपर रिमिट कर दिया है, लैंड रेवेन्यू कम कर दिया है, असाइन कर दिया है, ये सारे डिटेल्स भी किसमें होंगे? रजिस्टर ऑफ विलेज के अंदर। अथॉरिटी ग्रांटिंग द एग्जाम्पशन कंडीशन फॉर ग्रांट्स। अब कुछ जमीनें ऐसे होती हैं, जैसे मान लो शायर की हमने बात की, अनऑक्यूपाइड लैंड पड़ी हुई है, वहां पे आपने कुछ जो प्रोड्यूस है उसको यूज किया, तो उसके लिए आपको सरकार को रेंट देना होगा, क्योंकि वो आपकी जमीन नहीं है, आप किराए पे उसको यूज ले रहे हो केवल। जहां किसी ने एग्जेम्पशन ऐसी जमीन को दे दिया है तो वो भी आपको बताना होगा रजिस्टर ऑफ विलेज के अंदर। कौन प्रिपेयर करेगा? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अंडर सेक्शन 120। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्टर ऑफ विलेज क्या है एज पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। देन वी हैव पर्टिकुलर्स इन खतौनी, जो हमने बात की कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर क्या होगा? खेवट होगा, खतौनी होगा, माफी रजिस्टर होगा और अदर प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। उसके अंदर जो खतौनी है उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा? खतौनी, रजिस्टर ऑफ कल्टीवेटर एंड लैंड ऑक्यूपेंट्स शैल रिकॉर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईच टीनेंट। हर टीनेंट की एक डिटेलिंग, मतलब जमीन का आइडेंटिटी कार्ड आप समझ सकते हैं, जमाबंदी आप इसे कहते हैं। खतौनी के अंदर क्या क्या होगा? टेन्योर क्लासिफिकेशन एज पर राजस्थान एक्ट 19 अदर एप्लीकेबल लॉज। कितने टेन्योर के लिए एक पर्टिकुलर टेनेंट को जमीन मिली हुई है? मान लो 99 की साल की लीज दी हुई है। प्रीमियम पेड अमाउंट इफ पेड फॉर एक्वायरिंग खातेदारी राइट्स, खातेदारी राइट्स लेने के लिए अगर उस समय शुरुआत में कुछ प्रीमियम दिया हो तो। खातेदारी पर्चा और ट्रांसफर, डेट ऑफ खातेदारी पर्चा इशुएंस, खातेदारी राइट्स कब मिले, और डिटेल्स ऑफ लैंड ट्रांसफर, अगर किसी से ट्रांसफर हुई है तो उसकी डिटेल। देन जमीन की डिटेल, खसरा नंबर ऑफ ईच फील्ड। अब हर जमीन जो खेत होता है उसका एक खसरा नंबर होता है, जैसे आपको प्लॉट नंबर है, इस तरह से एग्रीकल्चरल लैंड का जो प्लॉट नंबर होता है वो होता है खसरा नंबर। टोटल एरिया अंडर टेनेंसी, कितना एरिया है उस खसरे के अंदर, उसमें से कितना भाग एक पर्सन के पास है, कितना भाग दूसरे पर्सन के पास है, ऐसे। एनुअल रेंट अमाउंट पेबल एनुअली, कोई अगर एनुअल रेंट है, हालांकि नहीं होता है, अगर है तो वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। कंडीशन ऑफ टेन्योर, टीनेंट के पास वो जमीन किस कंडीशन पे है, वेदर स्पेसिफाइड इन रिटर्न लीज और अदरवाइज। नॉन खातेदार टीनेंट, मैंने बताया आपको कि कुछ जमीनें सरकार ने जो लैंडलेस जो पर्सन थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको अलॉट की है। उनके अलॉटमेंट के टाइम उनको बोला गया नॉन खातेदार टीनेंट्स। अब वो कुछ साल के लिए वहां रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और जब वो खेती करेंगे उस कंडीशन को पूरा करेंगे तभी उनको खातेदार राइट्स सरकार देगी। तो नॉन खातेदार टीनेंट्स के लिए ये लिखा रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पोजीशन, कितनी साल से वो वहां पे रह रहे हैं। एडिशनल प्रिस्क्राइब डिटेल एज डिटरमाइंड बाय लॉ, अगर कोई और भी डिटेल्स की डिमांड करता है लॉ तो वो भी उसके अंदर होगा। तो ये है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड का आईडी कार्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एनुअल रजिस्टर। तो अभी तक हम क्या बात कर चुके? पर्टिकुलर्स ऑफ खतौनी, रजिस्टर ऑफ विलेज, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब बात करते हैं एनुअल रजिस्टर। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में चार बातें थी उनको मेंटेन किया जाएगा एनुअली। दिस इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग रजिस्टर एनुअली एट इंटरवल प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हर साल जो खतौनी है उसको भी अपडेट किया जाएगा, किन के खसरे बट गए हैं, किन की जमीनें बट गई हैं, कौन नया खातेदार हो गया है। तो ये सारी बातें उसके अंदर अपडेट होती रहेंगी। अपडेटिंग एनुअल रजिस्टर्स, द लैंड रिकॉर्ड ऑफिस शैल रिकॉर्ड ऑल चेंजेस एंड ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग राइट्स एंड, उस जमीन को लेके जो भी बातों में चेंज हुआ है वो सारा इसके अंदर अपडेट होगा। एंट्रीज मस्ट बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और जो भी किसी रूल में प्रिस्क्राइब किया है कि इस तरह से आपको एंट्रीज को मेंशन करना है तो उस तरीके से किया जाएगा। तो एक तरह से क्या है,
जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, खतौनी, माफी रजिस्टर और आपका खेवट, इनको अपडेट करना एनुअली ही क्या है, एनुअल रजिस्टर अंडर वन सेक्शन 132। देन वी हैव सोइल क्लासिफिकेशन सेक्शन 150। अब यहाँ देखो सेटलमेंट ऑफिसर का जिक्र आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये डिटेल में जान लेते हैं कि सेटलमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, करता क्या है। देखिए सेटलमेंट ऑफिसर के बहुत सारे रोल होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लैंड कंसोलिडेशन एक काम है, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक, ये पुराने नाम है वजी उल अर्ज, ये डॉक्यूमेंट बनाना, या इसको कह सकते हैं दस्तूर, दस्तूर गनवई, दस्तूर गनवई। इसका मतलब रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो भी रिकॉर्ड होता है लैंड का, उसके बारे में लैंड रेवेन्यू कितना आ रहा है उसका रिकॉर्ड है दस्तूर गनवई। देन रेंट रेट ऑन द बेसिस ऑफ सोइल, किस तरह की जमीन है, वेट है ड्राई है, उसके बेसिस पे रेंट को डिसाइड करना। उसके बाद बाउंड्री, कोई डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है दो जमीनों में, उसको उसका रिजोल्यूशन करना। लैंड रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, रिकॉर्ड ऑफ राइट उसके अंदर लैंड रेवेन्यू का जो सेक्शन है उसको मेंटेन करना। कहीं अगर सर्वे चल रहा हो तो उसको सुपरवाइज करना, लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करना, लैंड रेवेन्यू लॉज को एनफोर्स करना, ये सारा काम किसका है, सेटलमेंट ऑफिसर का। तो इसमें एक काम क्या आता है, सोइल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना विलेजेस को, तो ये है सोइल क्लासिफिकेशन। तो सेटलमेंट ऑफिसर क्या करेंगे, शेल डिवाइड विलेज इन ईच असेसमेंट सर्किल और असेसमेंट ग्रुप। अब ये असेसमेंट जो है ये होता है लगभग 20 साल में, जनरली ये 20 साल में होता है, इनटू वेरियस सोइल क्लासेस इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। ये जो गांव है, कई सारे गांव हैं, इनको डिवाइड करना कि भाई यहाँ जो सोइल है वो ड्राई है, ये वेट है, ये किस काम आती है, रेंट डिसाइड करने के फर्दर काम आती है। इवोल्यूशन ऑफ रेंट रेट्स, अब रेंट रेट्स हैं वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे, they are again decided by settlement officer, then evolve suitable rent rate for each class of soil in assessment circle or assessment group based on what, based on सेक्शन 152। सेक्शन 152 में बता रखा है कि रेंट रेट डिसाइड जब करेंगे सेटलमेंट ऑफिसर तो उसका बेसिस क्या होगा। तो इस बेसिस के अंदर क्या क्या बातें हैं, सबसे पहला कि जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है, मैंने बताया 20 साल के लिए होता है, तो पिछले 20 साल में कितना रेंट कलेक्शन हुआ है, कितना रेंट कलेक्शन हुआ है इन द प्रीसीडिंग 20 ईयर्स। इसके अलावा हर साल के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके प्राइस देख ले, मान लो पहली साल, फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल, फिर चौथी साल, इस तरह से 20 साल का एवरेज, एवरेज प्रोड्यूस प्राइस क्या है। तीसरी बात, नेचर ऑफ क्रॉप, किस तरह के क्रॉप वहां उगाए जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी हो रही है प्रोड्यूस की। उसके बाद है वैल्यू ऑफ सच प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, जो हमने एवरेज निकाला था इसके अकॉर्डिंग। देन जो कल्टीवेटर है, जो फार्मर है, उसका कल्टीवेशन में कितना खर्चा आ रहा है और खुद को और फैमिली को मेंटेन करने में कितना खर्चा आ रहा है। इसके अलावा अगर वहां पे इस तरह से काम किया जा रहा है कि एक होल्डिंग है, होल्डिंग का कुछ हिस्सा कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया बिना खेती के लिए, ताकि ये एनरिच हो सके वापस न्यूट्रिएंट्स में, तो ऐसे केसेस में रोटेशन कैसा हो रहा है, एरिया ऑफ लैंड केप्ट फैलो ईच ईयर, हर साल कितना एरिया खाली छोड़ा जा रहा है। इन सब बातों के अलावा एक और बात है, वो है रेंट रेट सैंक्शन फॉर सिमिलर क्लासेस ऑफ सॉइल इन एडजॉइनिंग एरियाज। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर असेसमेंट हो रहा है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या रेंट डिसाइड किए गए हैं उसी सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान रख के जो सेटलमेंट ऑफिसर है वो रेंट डिसाइड करेंगे। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट सेक्शन 175 मैंने बताया आपको शैल बी 20 ईयर्स। अब जो 20 ईयर्स है इसको भी बढ़ा के 30 या 40 साल किया जा सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड एंड द एक्सटेंट टू विच कल्चरेबल लैंड एरिया इज कल्टिवेटेड, कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गई है, और दूसरा जिस एरिया को कल्टीवेट किया जा सकता था किस एक्सटेंट तक उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। तो ये किस लिए है, जो 20 साल का असेसमेंट पीरियड है, जो सेटलमेंट जो टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है उसको बढ़ाने की अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। इसके अलावा इस 20 साल को कम भी किया जा सकता है, 10 साल 7 साल, फॉर स्पेशल रीजन, जैसे जमीन का डिटोरेशन हो रहा है, कंसिडरेबल कंसीलमेंट ऑफ असेट्स, छुपाई जा रही है कितनी जमीन किसके पास है, या डेलिबरेटली उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेटलमेंट शॉर्टर टर्म के लिए भी करवाई जा सकता है किसी एक लोकल एरिया के अंदर। तो ये हुई आपकी सोइल क्लासिफिकेशन
एंड रेंट डिसाइड करने के बेसिस। अब जो लास्ट बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है जो पटवारी एक्सेट्रा, मतलब सारे नाम आ गए इसमें, पटवारी, गिरदावर कानून को, लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर, सदर कानून को, एंड एवरी पर्सन अपॉइंटेड टेम्परेली टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। इसके अलावा अगर कोई पर्सन को टेम्परेली डिस्चार्ज करने, ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए अपॉइंट किया गया है, ऑल ऑफ देम शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। इनको सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो ये हुई आपकी राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो यहाँ 2 नंबर 5 नंबर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।